निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अनुक्रमानुपात में विचरती है। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन सी राशियाँ अनुक्रमानुपात में विचरण करती है और कौन सी राशियाँ व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है, क्योंकि जब हमें यह पता चलेगा कि कौन सी राशियाँ अनुक्रमानुपात में है तो हम उसके हिसाब से सूत्र लगाएंगे, और कौन सी राशियाँ व्युत्क्रमानुपात में है उसके हिसाब से हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि दोनों का सूत्र अलग होता है। इसलिए हमें ये जानना अति आवश्यक है। तो पहला सवाल है, वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। वस्तुओं की संख्या 5 है या 5 पेन है, उसका मूल्य 20 रुपये है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा। तो स्वाभाविक है 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य 20 से ज़्यादा ही होगा। अर्थात जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी या पेन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है ना, तो 10 पेन का मूल्य 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 पेन का मूल्य हो जाएगा 60 रुपया। अर्थात जैसे जैसे पेन की मूल्य बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तुओं की मूल्य भी बढ़ रही है। अर्थात पहला जो है अनुक्रमानुपात में विचरण करती है। उसी प्रकार दूसरा देखो, कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य, है ना, तो ये भी लगभग वही है। जैसे जैसे मान लो एक किताब का मूल्य 50 रुपये है ना, तो 2 किताब का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, 4 किताब का मूल्य 200 हो जाएगा, 8 किताब का मूल्य 400 हो जाएगा। अर्थात इसमें भी जैसे जैसे जो है पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनका मूल्य भी बढ़ेगा। अर्थात ये भी जो है अनुक्रमानुपात में विचरण करती है। उसी प्रकार तीसरा है, खेत का क्षेत्रफल और उनका मूल्य। तो मान लो हम 1 एकड़ खेत को 10 लाख में ले रहे हैं, तो 2 एकड़ खेत को 20 लाख मिलेंगे, 3 एकड़ खेत को 30 लाख मिलेंगे। अर्थात जैसे जैसे खेत का एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। इसलिए यह भी अनुक्रमानुपात में विचरण करती है। अब चौथा सवाल देखते हैं, दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य। तो दूध की लीटर में, है ना, मात्रा और उसका मूल्य, तो ये भी जैसे 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 ज़्यादा हम दूध लेते जाएंगे उसी प्रकार उसका मूल्य भी बढ़ते जाएगा। अर्थात ये भी अनुक्रमानुपात में विचरण कर रही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो 2 व्यक्ति एक दीवार को पोतने में 4 दिन लगाते हैं, ठीक है। मान लो उसी दीवार को 4 व्यक्ति पोतेंगे तो दिनों की संख्या क्या बढ़ेगी, है ना, तो दिनों की संख्या नहीं बढ़ेगी जबकि कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मजदूर या व्यक्ति ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए एक बार देखते हैं, 2 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में पोतते हैं तो 4 व्यक्ति स्वाभाविक है कम दिनों में पोतेंगे, है ना, या जल्दी पोतेंगे, तो 4 व्यक्ति उसको 2 दिन में ही पोत देंगे। अर्थात यह उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे मजदूर की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो है दिनों की संख्या कम होते जा रही है। अतः यह जो है अनुक्रमानुपात में विचरण नहीं कर रही है। अर्थात अनुक्रमानुपात में विचरण नहीं कर रही मतलब कौन से क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है। अब चलिए अब अगला देखते हैं, चाल और समय जबकि तय की दूरी वही रहे। जैसे मान लो तय की गई दूरी मान लो 40 किलोमीटर है, तय की गई दूरी मान लो 40 किलोमीटर, ये फिक्स है क्योंकि बोला गया है चाल और समय जबकि तय की दूरी वही रहे, है ना। तो तय की गई दूरी जो है 40 किलोमीटर है ना। अब देखते हैं, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है ना, तो वह 40 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करेगी, 2 घंटे में, है ना। अब एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है तो 40 किलोमीटर को कितने समय में तय करेगी, 1 घंटे में। अर्थात जैसे जैसे चाल बढ़ रही है वैसे वैसे जो है समय घट रहा है। अर्थात ये उल्टा हो रहा है, इसलिए जो है ये भी कौन से क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है। अर्थात ये जो है अनुक्रमानुपात में विचरण नहीं कर रही है। अर्थात ये जो है कौन सा क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो 5वां और जो है 6वां जो है व्युत्क्रमानुपात में है, बाकी सभी जो है अनुक्रमानुपात में विचरण कर रही है।
तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा अनुक्रमानुपात में रहेगा और कौन सा व्युत्क्रमानुपात में रहेगा, क्योंकि एक एक नियम के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें क्रमानुपात जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।